मैं ड्यूटी पर थी कि तभी मैंने देखा एक लड़का अपनी बीमार माँ को लेकर दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर आया। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था और आते ही हाथ जोड़ने लगा कि मेरी माँ को बचा लीजिए, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। मैं दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गई तो वो डॉक्टर मुझ पर चिल्लाया कि मैं अभी चाय पी रहा हूँ। ये मेरे आराम का वक्त है, अगर कोई मरता है तो मरने दो, लेकिन मुझे दोबारा परेशान मत करना। मैं बेबस होकर वापस चली गई, लेकिन जब वो लड़का मेरे पांव पकड़ने लगा तो मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया और मैं दोबारा डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गई। इस बार वो डॉक्टर गुस्से से दांत पीस कर उठा और उसने मेरी ओर बढ़कर, मेरा नाम बिंदु है और मैं एक अस्पताल में नर्स की ड्यूटी करती थी। इस अस्पताल वाले बड़े ही निर्दयी लोग थे। यहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहता था। वार्ड के अंदर मरीजों की चीख पुकार की आवाजें और नर्सों की भाग दौड़ हर वक्त दिखाई देती रहती थी। जिन औरतों का ऑपरेशन नहीं भी होना होता था, तब भी उन्हें यही बोल दिया जाता था कि आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के नाम पर उनसे जबरदस्ती पैसे ऐंठ लिए जाते थे। ये सब कुछ यहाँ बहुत ही खामोशी और अमानवीयता के साथ होता था। यहाँ तक कि मरने वाले मरीज की लाश भी उस वक्त तक उनके घर वालों को नहीं दी जाती थी जब तक उनसे सारे पैसे जमा ना करवा लिए जाएं। ये नजारा हमारे लिए अब रोजमर्रा का बन चुका था, लेकिन सच कहूं तो हर बार ये सब कुछ देखकर मेरा दिल बार बार टूट जाता था। लेकिन हमें बिना रुके और थके लगातार काम करना पड़ता था। इस अस्पताल में जब भी कोई अमीर मरीज आता था तो सब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। हर कोई उसका हाल चाल पूछता रहता था और उसकी सेवा में लगा रहता था। लेकिन जब भी कोई गरीब मरीज आता तो उसे ऐसे नजरअंदाज किया जाता था जैसे उसकी जिंदगी का कोई मोल ही नहीं हो। उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था और वो अपनी हालत में बिल्कुल अकेला पड़ा रहता था। लेकिन मैं और मेरे साथ की कुछ नर्सें किसी भी अमीर और गरीब में बिल्कुल फर्क नहीं करती थी। हम हर मरीज का अच्छे से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते थे, चाहे वो किसी भी हालात में हो। हम उसकी सेवा करते और अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी भी निभाते थे। हम लोगों को यहाँ महीने के सिर्फ 14,000 रुपए सैलरी दी जाती थी और इस सैलरी के बदले हमसे इतना ज्यादा काम लिया जाता था कि हमें पूरे दिन में 1 मिनट भी ठीक से सांस लेने का मौका नहीं मिलता था। हम सुबह से लेकर रात तक वार्डों के बीच भाग दौड़ करते रहते थे। कई सारे मरीजों को देखते थे, उनके इंजेक्शन लगाते थे, उनकी ड्रिप बदलते थे और भी कई सारे काम करते थे और डॉक्टर के हर एक आदेश को पूरी तरह से पूरा करते थे। हमारा शरीर भयंकर थकान से चूर हो जाता था, मगर इसके बावजूद भी आराम करने का कोई मौका नहीं मिलता था और हर वक्त हमारे ऊपर मानसिक दबाव भी हावी रहता था। कभी कभी कोई मरीज या उनके साथ आने वाला हमें अपनी खुशी से कुछ पैसे भी दे देता था तो वो हमारे पूरे महीने की सैलरी से भी ज्यादा बन जाते थे। उस पल मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागता था कि हमारी मेहनत की असली कीमत तो कहीं और ही है, लेकिन हम फिर भी उसी जगह पर फंसे हुए थे, क्योंकि ये सोच हमारे दिमाग में बिठा दी गई थी कि ये नौकरी बहुत कीमती है और इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चुपचाप इस पूरे सिस्टम में जकड़े हुए थे और हर एक दिन को इसी बोझ के साथ जी रहे थे। इस अस्पताल में एक काम और भी होता था। अगर किसी मरीज को 10,000 की दवाइयां देनी होती थी तो उसे सिर्फ 7,000 की दवाइयां लिखकर दे दी जाती थी और बाकी की 3,000 की दवाइयां वापस फार्मेसी वाले को ही दे दी जाती थी। इस तरह ये पूरा सिस्टम चल रहा था, जिसमें हर तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा घूम रहा था और मरीजों की हालत किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस पूरे खेल में फार्मेसी वाला भी हिस्सेदार होता था और जो इंसान दवाई वापस करता था उसे भी उसमें से हिस्सा मिलता था। ये सब कुछ बहुत ही खामोशी से चलता था। सच्चाई ये थी कि हर कोई इन सब बातों को जानने के बावजूद भी अनजान बना रहता था, क्योंकि सबको अपनी नौकरी और अपने फायदे की फिक्र थी। किसी को भी यहाँ मरीजों के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। इसी अस्पताल में एक नर्स थी जिसका नाम नीतू था। वो बहुत ही सीधी सादी और साफ दिल की लड़की थी और वो हमेशा सच बोलती थी।
और किसी भी गलत बात पर बिल्कुल चुप नहीं रहती थी। एक दिन उसे इस पूरे सिस्टम के बारे में पता चल गया कि किस तरह यहाँ मरीजों के साथ धोखा किया जा रहा है और कैसे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। उसने इस बात पर बहुत दुख महसूस किया और सबके सामने कहा कि मैं अब बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी। ये मरीज पहले ही बहुत परेशान होते हैं और जब इनके साथ इस तरह का गलत काम किया जाता है तो इन बेचारों पर क्या गुजरती होगी, जो पहले ही दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन अस्पताल में उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और सबने उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा। नीतू अकेली थी जो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रही थी और वो हर वक्त सच सबके सामने लाने की कोशिश करती थी। लेकिन धीरे धीरे उस पर दबाव बढ़ने लगा और उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई ताकि वो चुप हो जाए, मगर फिर भी वो अपने जमीर पर कायम रही। कुछ दिनों के बाद अचानक एक खबर आई कि नीतू को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसे अस्पताल की सारी ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है। उस दिन वार्ड में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कि सब कुछ रुक गया हो और किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि नीतू अपने घर पर नहीं है और वो कहाँ गई है इस बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर ये बात धीरे धीरे पूरे अस्पताल में फैल गई, लेकिन कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करता था। सबके दिल में एक डर था कि कहीं उनकी नौकरी पर आंच ना आ जाए। नीतू की नौकरी से निकल जाने के बाद हमें लगा था कि शायद अस्पताल वालों का जो मामला उसके साथ था वो सब खत्म हो गया है और अब वो उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें एहसास हो गया कि बात इतनी भी सीधी नहीं थी और उसके साथ कुछ और ही हुआ होगा जिसका हमें एहसास नहीं है। हम में से कई सारी नर्सें उसके बारे में सोचती रहती थीं और जब भी उसका जिक्र होता था तो हमारा दिल भारी हो जाता था और आंखों के सामने वो सब पल आ जाते थे जब वो सच के लिए खड़ी हुई थी और अकेले ही ये लड़ाई लड़ रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था इस बात को, मगर नीतू हम में से आज तक किसी से भी मिलने नहीं आई थी और ना ही उसकी कोई खबर थी, ना उसका कुछ पता चल सका था। और ये खामोशी हमारे दिलों में एक सवाल बनकर रह गई थी जिसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला था। एक बार तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर 4 बच्चों की माँ को लाया गया जिसकी 4 बेटियां थीं और 5वां बच्चा बेटा होने वाला था और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन से डिलीवरी के बारे में बता दिया था कि इनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो उसका पति बोला कि मेरी 4 बेटियां नॉर्मल हुई हैं, अब बेटे की बारी में ऑपरेशन कैसे? डॉक्टर कहने लगे कि हम थोड़ी ना यहाँ बैठकर ये तय करते हैं, आपकी वाइफ की हालत ही ऐसी है तो उनका ऑपरेशन होगा। ये सुनते ही वो औरत भी परेशान हो गई। वो कहने लगी कि 4 बेटियों के बाद मुझे बेटा मिल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। डॉक्टर कहने लगे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप फीस जमा करवा दीजिए। वो बेचारे गरीब से लोग थे, फिर भी उसके पति ने पैसे जमा करवा दिए। हालांकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसका ऑपरेशन किया। मैं जब भी इस वाक्य को याद करती हूँ तो मेरा दिल आज भी सोचकर कांप जाता है। उस वार्ड में एक अलग ही माहौल था, हर तरफ बेचैनी थी। वो औरत दर्द से चिल्ला रही थी और लगातार कह रही थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी कर दो। मैंने पहले भी बच्चों को इसी तरह से पैदा किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं वहां खड़ी सबको देख रही थी, मगर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ भी बोल नहीं सकती थी, ना ही किसी को रोक सकती थी और ना किसी से सवाल कर सकती थी। डॉक्टर लगातार कागजों में कुछ लिख रहे थे और नर्सें जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी, जैसे कि उनके लिए ये सब बहुत आम बात हो। और वो औरत बार बार अपने पति को देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद उसकी कोई तो बात सुन लेगा, लेकिन उसके पति के चेहरे पर भी मजबूरी थी, क्योंकि वो फीस जमा कर चुका था और अब उसके पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं बचा था। वो सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। जब उस औरत को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो मैं भी कुछ सामान ले जाने के लिए अंदर गई थी। वहां का माहौल बहुत ही ठंडा था, हर चीज बहुत जल्दबाजी में हो रही थी। वो औरत लगातार रो रही थी
और अपनी बच्चियों को याद कर रही थी और कह रही थी कि मेरी बच्चियों का क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर उन्हें कौन देखेगा। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वो पल आया जिसने पूरे अस्पताल को खामोश कर दिया। अंदर से जो खबर बाहर आई वो बहुत ही दिल चीर देने वाली थी। वो बच्चा बच नहीं पाया और ना ही वो औरत इस दुनिया में रही। वो पल मेरे लिए आज तक भुलाया नहीं जा सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक जिंदा इंसान उम्मीद के साथ आया था और कुछ घंटों में ही सब कुछ खत्म हो गया था। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वे 4 बच्चियां जो घर में इंतजार कर रही थी अब अपनी माँ के बिना रह गई थी और उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने आज भी घूम जाते हैं। मुझे लगता है कि उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ होगा। अस्पताल में इस वाक्य के बाद खामोशी पिघल गई थी, मगर फिर कुछ समय बाद सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैं रोज इस चीज को याद करती थी और सोचती थी कि आखिर इंसान की जिंदगी की कीमत यहाँ पर इतनी कम क्यों है। मैंने कई बार सोचा कि सिस्टम के अंदर रहकर हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम सब इसी नौकरी में बंधे हुए थे और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए हम चुप थे और अपने दिल को समझाते रहते थे। वो औरत और उसका बच्चा मेरी यादों में आज भी जिंदा है और मैं जब भी अस्पताल के उन कमरों में जाती हूँ तो वो नजर मेरे सामने आ जाती है और मुझे महसूस होता है कि जैसे वो चीज आज भी इन दीवारों से निकलकर गूंज रही हो। बस वो कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर कोई ना कोई उसे रोकने के लिए जरूर आता है। हर जालिम के सामने उसका मुकाबला करने वाला कोई ना कोई जरूर पैदा होता है। और ये बात उस वक्त मैं भी दिल में महसूस कर रही थी कि शायद अब वक्त आ रहा है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि अस्पताल के लिए भी कोई मसीहा बनकर आ चुका है। उस अस्पताल में इतने जुल्म हो चुके थे कि उनकी कहानी बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। लोगों की चीखें दीवारों में समा चुकी थी और वार्ड के कोनों में खौफ कब्जा कर चुका था। मगर इसके बावजूद सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर लोग गरीब थे, जिनके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल था। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो शायद लोग बहुत पहले इसका बहिष्कार कर चुके होते और यहाँ कोई कदम भी नहीं रखता। मगर यहाँ मजबूरी थी। लोगों के पास इलाज के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो इसी दरवाजे से अंदर आते थे जहां उनकी उम्मीद भी टूटती थी और उनकी हिम्मत भी। हम नर्सें भी इसी सिस्टम का हिस्सा थी। हम हर दिन वो सब कुछ देखते थे जो हमें अंदर से तोड़ देता था, मगर कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि हम भी इसी सैलरी और नौकरी के जाल में बंधे थे। हम अपने दिल को समझाते थे, मगर हमारे अंदर बहुत गिल्ड था। लेकिन आवाज उठाना उतना आसान नहीं था। फिर वो दिन आया जब अस्पताल के अंदर एक ऐसा शख्स आया जिसने सब कुछ बदलने की हिम्मत दिखाई और उसने वो रास्ता चुना जिससे सब डरते थे और शायद पहली बार कुछ होने वाला था। एक दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी और मेरी जिंदगी में वैसे भी कुछ खास नहीं था। एक बूढ़ी माँ थी और एक छोटी बहन थी जिनके लिए मैं ये सब काम करती थी। मेरी अपनी जिंदगी भी बस थमी हुई थी। ना कोई सपना था, ना कोई इच्छा थी, ना ही कोई सहारा था। बस एक बात थी कि किसी तरह अपनी माँ और बहन का पेट भर सकूं। इसीलिए मैं इस अस्पताल में काम करती थी और हर दिन अपने आप को घसीटती थी। उस दिन भी मेरी नाइट ड्यूटी थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। अस्पताल के बाहर हर तरफ पानी ही पानी जमा था। सड़कें सुनसान थीं, रोशनी बहुत धीमी थी। अंदर हॉस्पिटल में अजीब सा सन्नाटा था। ज्यादातर मरीज पहले से ही मौजूद थे और उस रात कोई नया मरीज नहीं आ रहा था। मैं वार्ड में अकेली घूम रही थी। कभी किसी मरीज को देखती तो कभी दवाई चेक करती, कभी काउंटर के पास जाकर खड़ी हो जाती। उस रात वक्त जैसे बहुत धीमे धीमे चल रहा था और दिल में एक अजीब सी उलझन थी जो समझ नहीं आ रही थी। तभी बारिश के बीच में ही एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को लेकर अस्पताल में दाखिल हुआ। वो बहुत परेशान था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरे पर खौफ और बेचैनी थी। वो अंदर आते ही मेरी तरफ दौड़ा और जल्दी से पूछने लगा, डॉक्टर हैं क्या? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैंने तुरंत उसे तसल्ली दी और कहा कि एक ही डॉक्टर ड्यूटी पर हैं,
मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, आप फिक्र मत करिए। वो औरत एक बेंच पर लेटी हुई थी और सांस लेने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था और वो बार बार आंखें बंद करके खोल रही थी, जैसे हर पल उसकी तकलीफ बढ़ रही हो। मैं तुरंत तेजी से डॉक्टर के कमरे की तरफ भागी। वहां डॉक्टर सीट पर बैठकर चाय पी रहा था और आराम से अपना वक्त गुजार रहा था, जबकि बाहर एक मरीज की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी और वह आराम से चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहा था। मैंने दरवाजा खोलकर कहा कि डॉक्टर साहब, वो एक मरीज की हालत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। उसने बिना देखे कहा कि बेवकूफ नर्स, हर वक्त किसी न किसी मरीज की हालत खराब ही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी चाय छोड़कर तुम्हारे साथ चल दूं। तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। अभी मुझे आराम से बैठने दो, मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ। ये कहकर वो चाय का घूंट लेने लगा, जैसे कि उसके लिए ये सब कोई जरूरी बात ही नहीं हो। मैं दोबारा से बोली, लेकिन डॉक्टर साहब, उस औरत की हालत बहुत खराब है। उसे सांस भी ठीक से नहीं आ रही है और उसका बेटा बहुत रो रहा है। ये सुनते ही डॉक्टर ने मुझे गुस्से से देखा और बोला, मैंने कहा ना, 15 मिनट बाद आता हूँ। पहले मैं चाय खत्म कर लूं। और हाँ, पता करके आओ। अगर मरीज अमीर है तो मुझे बताना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और नहीं तो फिर वो लोग इंतजार करें। ये सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन मैं भी बेबस भी थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं वापस वार्ड में आई तो वो औरत तड़प रही थी। उसका बेटा उसके पास ही उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं खुद भी अंदर से टूट रही थी और बार बार वो अपनी माँ से यही कह रहा था, आपको कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मेरे पास तुरंत आया और कहने लगा, मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मगर उसकी आवाज अस्पताल के शोर में दब रही थी। 15 मिनट बीत गए, फिर 20 मिनट भी बीत गए, मगर डॉक्टर नहीं आया। वो औरत और ज्यादा कमजोर हो रही थी, उसकी सांसें बिगड़ रही थी और वार्ड का माहौल बहुत भारी हो रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती, मगर वहां सिर्फ सन्नाटा था। मुझे लग रहा था कि आज ये औरत भी दुनिया से चली जाएगी। उसका बेटा उसके लिए बहुत परेशान था, बार बार कह रहा था, मम्मी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैं आपको बचा लूंगा। मुझे लग रहा था कि उस बेचारे के सारे वादे, उसके सारे दावे और अपनी माँ के सामने उसकी सारी हिम्मत झूठी पड़ जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा, और वो डॉक्टर तो आराम से चाय पीता रह जाएगा। क्या किसी औरत की जान, एक माँ की जान, एक चाय के कप से कम कीमती है? मैं बार बार अपने दिल में यही सब दोहरा रही थी। उस वक्त मैं बुरी तरह कांप रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद डॉक्टर के कमरे की तरफ चल पड़े। मैं जाकर डॉक्टर के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी। अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। फिर डॉक्टर सिंह की कड़क और भारी आवाज सुनाई दी, कौन है? किसने डिस्टर्ब किया है? मैंने दरवाजा खोलकर कहा, सर, वो औरत मर जाएगी, उसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। वो तुरंत उठा और चिल्लाते हुए बोला, इस मामले से मैं निपट लूंगा और तुम्हारी भी अब खैर नहीं है। तुम्हें भी मैं नौकरी से निकलवाऊंगा। तुमने अपने आप को आखिर समझ कर क्या रखा है? तुम क्या यहाँ की चौधराहट चलाने लगी हो? मैं कांपते हुए बोली, सर, मैं कुछ भी नहीं कह रही, बस मरीज की हालत बहुत खराब है। इससे पहले मेरी इतनी हिम्मत कभी भी नहीं हुई थी कि मैं डॉक्टर साहब के सामने कुछ भी बोल सकूं। मेरी क्या, किसी की भी हिम्मत नहीं थी। यहाँ पर तो ऐसा था कि एक बार एक डॉक्टर ने नर्स पर हाथ भी उठा दिया था, और नीतू की कहानी भी यहाँ बहुत मशहूर थी। इसीलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे भी अच्छे से पता था कि अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो बाद में मेरे लिए नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी की जिंदगी बच जाएगी तो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। वो गुस्से से भरा हुआ बाहर निकला, और जैसे ही उसने वार्ड में कदम रखा, उसका अंदाज एकदम बदल गया। उसकी आंखें एक पल में ठंडी पड़ गईं, क्योंकि उसे सामने एक गरीब आदमी नजर आया और एक औरत जो दर्द से बेहाल थी। उस औरत का बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। वो बार बार कह रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे पास जो भी है मैं सब देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने उसकी बात सुनने की जगह उसे डांट दिया और कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर अस्पताल में आए ही क्यों हो? ये सरकारी अस्पताल जरूर है,
मगर यहाँ भी पैसे लगते हैं, निकल जाओ यहाँ से। उसने आगे बढ़कर उस लड़के को धक्का दिया। वो बेचारा पहले ही परेशान था और इस धक्के से लड़खड़ा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ भी ये सब देख रही थी और वो दर्द में भी अपने बेटे को पुकार रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी। ये सब देखकर उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। डॉक्टर सिंह एकदम से मेरी तरफ मुड़ा और मुझे भी धक्का देते हुए बोला, तुम्हारी भी अब खैर नहीं है, तुम्हें भी मैं ठीक करूंगा। तुमने आज मेरे सामने बोलने की हिम्मत दिखाई है। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए घबरा गई, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी माँ और बहन का चेहरा घूम गया। मैं सोच रही थी कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे घर का क्या होगा, कौन मेरी माँ और बहन को संभालेगा। मैं सदमे में खड़ी थी कि अचानक एक आदमी आगे बढ़ा। वह आदमी बहुत साधारण दिखाई दे रहा था। उसने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे और पैरों में पुरानी चप्पल थी, लेकिन उसके हाथ देखकर पता चलता था कि वो बहुत मेहनती आदमी है। वो किसी मजदूर जैसा लग रहा था। वो सीधा डॉक्टर की तरफ आया। उसने कहा, डॉक्टर, इस औरत का इलाज करिए। डॉक्टर ने उसे देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तू कौन होता है, निकल जा यहाँ से। इस अस्पताल को क्या तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है। सब लोग ये तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे कि जब डॉक्टर ने उस औरत के बेटे की बात नहीं मानी तो फिर ये इसकी बात क्या सुनेगा। मगर उस आदमी ने एक पल भी गवाए बिना आगे बढ़कर डॉक्टर का गला पकड़ लिया और जोर से बोला, तुरंत इस औरत का इलाज शुरू करो, वरना तुम्हारा हिसाब अभी यहीं कर दूंगा। ये सुनते ही डॉक्टर जोर से चिल्लाया और बोला, तू कौन है और तू अपने आप को समझता क्या है। उस आदमी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और डॉक्टर के मुंह पर दे मारा। जैसे ही डॉक्टर ने उस कार्ड को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें खुल गईं और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। जो डॉक्टर कुछ देर पहले उस लड़के को धक्का दे रहा था, अब वही जाकर उसे तसल्ली देने लगा और मैं ये सब देखकर चुपचाप खड़ी थी। उस औरत का बेटा साइड में बैठ गया। उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। वो बार बार अपनी माँ का नाम ले रहा था और अंदर की तरफ देख रहा था। डॉक्टर सिंह उस औरत को दूसरे वार्ड में लेकर गए। वो बार बार अंदर बाहर आ जा रहे थे। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। वहां का माहौल एकदम से बदल चुका था। वही अस्पताल जो कुछ मिनट पहले लापरवाही की मिसाल था, अब वहां पर भाग दौड़ मची थी। हम सब चुप थे, मगर हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था कि ये साधारण सा गरीब दिखने वाला आदमी आखिर है कौन, जिसने एक गरीब माँ की जान के लिए पूरे सिस्टम को झुका दिया। जिस आदमी ने डॉक्टर से बहस करके उसे इलाज करवाने पर मजबूर किया था, वो भी बाहर ही बैठा था। हालांकि उसका उस औरत के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। ना वो उसका बेटा था और ना ही उसका कोई रिश्तेदार था, ना कोई जानने वाला था। मगर फिर भी वो वहीं अस्पताल के बाहर दीवार से लगा हुआ चुपचाप बैठा था, जैसे कि उसके अंदर कोई तूफान उठा हो जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। वो कभी वार्ड की तरफ देखता तो कभी दरवाजे की तरफ और कभी जमीन की तरफ अपनी नजरें झुका लेता, जैसे कि वो अपने दिल के अंदर कोई भारी जंग लड़ रहा हो। अस्पताल के बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर जमीन अभी भी भीगी थी और वो हर आहट पर चौंक जाता था, जैसे उसे डर हो कि कोई बुरी खबर ना आ जाए। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हर मिनट एक सदी के जैसा लग रहा था। उस वक्त मैं भी वहीं खड़ी दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था वो मेरे लिए बहुत भारी था। कुछ देर बाद वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर सिंह बाहर आए। उनके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि गंभीरता थी। वो सीधा उस औरत के बेटे की तरफ आए और थोड़ा झुककर बोले कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। हमने उनको स्टेबल कर दिया है, बाकी वक्त के साथ धीरे धीरे सुधार आएगा। ये सुनकर बेटे के चेहरे पर जैसे एक पल के लिए जिंदगी लौट आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि सुकून के थे। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और हाथ जोड़कर डॉक्टर को धन्यवाद करने लगा। डॉक्टर ने उसे रोक दिया और कहा कि अभी तुम धैर्य से बैठो, अभी वक्त लगेगा, उनकी निगरानी हो रही है। वो ये कहकर दोबारा अंदर चले गए।
मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो बाहर बैठा था। वो अभी भी चुपचाप था, लेकिन उसके चेहरे पर अब हल्की तसल्ली दिख रही थी, जैसे कि वो अपने अंदर से निश्चिंत हो गया हो कि उसने जो कदम उठाया वो गलत नहीं था। वो वहीं बैठा रहा, लेकिन उसकी नजरें अब बार बार उस वार्ड की तरफ जा रही थी, जहां वो औरत जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधी हुई थी। अस्पताल का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले किसी भी चीज की फिक्र नहीं की जा रही थी, वहां अब उस औरत की जिंदगी को लेकर सावधानी बरती जा रही थी। सब लोग धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे। हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल था कि वो आदमी आखिर कौन था और उसने उस औरत के लिए इतनी ताकत क्यों दिखाई। मगर उसने कोई भी बात नहीं की। वो चुपचाप बैठा रहा, जैसे कि उसका काम सिर्फ इंतजार करना हो। और ये इंतजार किसी साधारण इंतजार से बहुत अलग था। ये इंतजार एक जिंदगी के सुरक्षित होने का था। इसके बाद डॉक्टर सिंह सीधा अपने घर चला गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे कि उसे खुद भी अंदाजा हो गया हो कि आज उसने जिस आदमी के साथ बात की है वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और अस्पताल के कमरे से निकलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उस रात अस्पताल का माहौल बिल्कुल बदल गया था। नर्सिंग स्टाफ आपस में बातचीत कर रहा था। हर तरफ इसी बात को लेकर चर्चा थी। सबको यही फिक्र थी कि अब क्या होगा, लेकिन किसी को भी असली सच्चाई का पता नहीं था कि जो शख्स वहां पर आया था वो कौन था। अगले दिन सुबह एक घोषणा हुई जिसने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर सिंह को यह बताया गया कि उसकी नौकरी खत्म नहीं की गई है, लेकिन उसकी नाइट ड्यूटी अचानक 2 साल के लिए लगा दी गई है। और इसका मतलब यह था कि वो अब लगातार सख्त ड्यूटी में रहेगा और उसकी मर्जी के बिना कोई भी बदलाव नहीं होगा। डॉक्टर सिंह भी बहुत हैरान था। उसे धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि वो आदमी जिसे उसने मामूली समझा था वो कोई साधारण मजदूर नहीं था, बल्कि इस अस्पताल का नया चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, जो कुछ समय पहले ही इस सरकारी हॉस्पिटल में आए थे और अब वो यहाँ के पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहे थे। ये बात सभी के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि जिस इंसान को सबने गंदे कपड़े और मामूली चप्पलों में देखा था, वही अब यहाँ का सिस्टम बदलने जा रहा था। और सबको ये एहसास हो गया था कि लोगों को सिर्फ उनके कपड़ों से नहीं पहचाना जाना चाहिए। मैं खुद ये सब सुनकर सन्न रह गई थी, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आदमी जिसने उस दिन डॉक्टर का गिरेबान पकड़ा था, वो मेरे बारे में भी कुछ जानता है। उसे सब कुछ पता था कि यही वो नर्स है जिसको डॉक्टर सिंह ने धमकी दी थी और जो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अगले दिन ही एक और हैरान कर देने वाली बात हुई। मुझे बुलाया गया और बताया गया कि मुझे एक मामूली नर्स से पूरे नर्सिंग स्टाफ की इंचार्ज बना दिया गया है और मेरी सैलरी 14,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। मैं कुछ पलों के लिए खामोश खड़ी रह गई। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं वही नर्स थी जो कल तक धमकियां सुन रही थी और आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हॉस्पिटल का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। वहां नए नियम बनाए जा रहे थे। मरीजों के साथ बदतमीजी बंद कर दी गई थी और हर इंसान को यह हिदायत दी गई थी कि गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इसके साथ ही वो बूढ़ी औरत भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। वही औरत जिसकी जान खतरे में थी, अब मुस्कुराती हुई अपने बेटे के साथ अस्पताल के कमरे से बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था और उसके बेटे की आंखों में खुशी थी। उस दिन उसे डिस्चार्ज किया जा रहा था और उसका बेटा बार बार मेरा धन्यवाद कर रहा था, लेकिन मैं उसे देखकर चुप थी, क्योंकि मैं जानती थी कि असली धन्यवाद तो मेरा नहीं, बल्कि उस नए सीएमएस का होना चाहिए जिसने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया था। वो आदमी जो उस दिन बाहर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भी घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो इस बात का एहसास दिला रहा था कि वो जिस मकसद के लिए आया था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। मैंने पहली बार महसूस किया था कि कभी कभी एक छोटा सा कदम पूरे सिस्टम को भी बदल देता है। और वो दिन मेरे लिए सिर्फ एक ड्यूटी का दिन नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। इस अस्पताल में अब तक जितना भी कुछ हुआ था वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा था। पुरानी फाइलें खुल रही थी, रिकॉर्ड चेक हो रहे थे और एक एक करके वो सारी बातें सामने आ रही थी जिन्हें
सालों से छुपाया जा रहा था, जिसमें गरीब मरीजों से पैसे लेना, जाली बिल बनाना, दवाइयों में हेर फेर करना और लाशों को भी बिना पैसे के ना देना, ये सब शामिल था। जैसे जैसे सारी रिपोर्ट सामने आ रही थी, वैसे वैसे हॉस्पिटल के अंदर हलचल बढ़ती जा रही थी। जो लोग इस करप्शन का हिस्सा थे, उनके चेहरे उतर गए थे और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अब सब कुछ बदल चुका था और कोई भी पुरानी पावर काम नहीं आ रही थी। एक एक करके बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, कुछ डॉक्टरों को भी हटा दिया गया और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को अपनी ड्यूटी से फ्री कर दिया गया, जबकि कुछ को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब उन्हें साफ बता दिया गया था कि अगर दोबारा किसी भी तरह का करप्शन हुआ तो फिर कोई माफी नहीं मिलेगी। जो लोग बच गए थे, उनसे कानूनी कागजों पर लिखवा लिया गया था कि अब वो दोबारा किसी भी तरह के करप्शन में हिस्सा नहीं बनेंगे और हर चीज का हिसाब किताब पूरी तरह साफ रखा जाएगा। अब पूरे अस्पताल का रंग ही बदल चुका था। पहले यहाँ की हवा बहुत भारी होती थी, लेकिन अब हल्की और साफ लगने लगी थी। पहले जहाँ बदबू महसूस होती थी, अब वहाँ सफाई और सुकून था। पहले जहाँ रिश्वत की बू और करप्शन का शोर था, वहाँ अब सिर्फ काम की आवाज और मरीजों की देखभाल की गंभीरता थी। मैं खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। हालांकि काम का दबाव हम पर अभी भी था, लेकिन कम से कम अब वो जुल्म वाला दबाव नहीं था। अब नर्सें डरती नहीं थी, अब वे खुलकर अच्छे से काम करती थी और मरीजों को भी इज्जत दी जाती थी। मगर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कि अभी कुछ और भी होने वाला है, जैसे कि ये बदलाव अभी सिर्फ शुरुआत है और असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अक्सर सोचती थी कितना सब कुछ बदल गया है, मगर मेरी जिंदगी में अभी कोई और मोड़ बाकी है। इसी एहसास के साथ मैं रोज अस्पताल आती थी और हर दिन इस नए सिस्टम को देखती थी, जहां इंसाफ भी था और उम्मीद भी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता था कि मेरी अपनी जिंदगी भी शायद किसी नए रास्ते पर जाने वाली है, क्योंकि मेरी जिंदगी में बदलाव ये आया कि एक दिन मेरे लिए रिश्ता आ गया। मैंने अपनी माँ से पहले ही कह दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं शादी करूंगी तो फिर मेरे घर को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरी छोटी बहन की शादी पहले हो जाए। अगर कोई रिश्ता आए तो हम उसके लिए देख लें। लेकिन माँ ने मुझसे कहा कि ये रिश्ता तो तुम्हारे नाम पर ही आया है। जब मैंने ये सुना तो मैं तुरंत बोली कि आप मना कर दीजिए, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगी। पर मेरी माँ कहने लगी कि कम से कम एक बार देख तो लो, बात तो कर लो, फिर तुम फैसला कर लेना। और जब मुझे ये पता चला कि रिश्ता किसका आया है, तो मैं दंग रह गई, क्योंकि ये वही लड़का था जो अस्पताल में अपनी माँ को लेकर आया था और जिसकी मैंने सबसे ज्यादा मदद की थी और जिसके लिए मैंने डॉक्टर की बातों के खिलाफ आवाज उठाई थी। वही लड़का आज मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था। मैं कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिंदगी इतने अजीब तरीके से बदल सकती है। वही इंसान जिसके लिए मैंने एक रात में इतना सब कुछ देखा, वही आज मेरे सामने रिश्ते के रूप में खड़ा था। मेरी माँ ने मुझे देखा और बोली कि ये लड़का अच्छा लग रहा है, तुम एक बार बात तो करो। मैंने बहुत सोचा, फिर जैसे मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आई कि मुझे हाँ कह देना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है। फिर भी एक सुकून महसूस हो रहा था। वो लड़का भी मेडिकल के काम से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने साफ साफ मुझसे कह दिया कि अगर शादी के बाद मैं काम करना चाहूँ तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी और अपने घर वालों को साथ लेकर चलूं। उसने ये भी कहा कि अगर दोनों लोगों के घर किराए पर हैं तो हम सब एक ही घर में रह लेंगे, सब साथ मिलकर, सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे, ताकि किसी को भी अलग होने का एहसास ना हो। उसकी बातों में एक संजीदगी थी और सच्चाई भी थी। मैं उसकी जितनी बातें सुन रही थी, उतना ही मेरा दिल उसके लिए पिघलता जा रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी जिंदगी को सिर्फ एक पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर समझ रहा है। मेरी माँ भी उससे बात करके बहुत खुश थी और घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। मैंने बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसे हाँ बोल दी। इस हाँ के साथ मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हो चुका है। वो बिंदु जो इतने सालों से अस्पताल के दबाव भरे माहौल में अपनी जिंदगी जी रही थी,
अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें उम्मीद भी थी और सुकून भी। और इस तरह मेरी कहानी के इस हिस्से की शुरुआत हुई। मगर मेरे दिल में ये सुकून था कि असली जिंदगी शायद अब शुरू हो रही है। और इसी तरह मेरी शादी अजय से हो गई। शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर एक घर किराए पर ले लिया और हम सब एक साथ मिलकर रहने लगे। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इतने लोग एक साथ एक घर में आकर कैसे रहेंगे, मगर धीरे धीरे सब कुछ कब एडजस्ट हो गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरी बहन और मेरी माँ अजय की माँ का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वो बीमार रहती थी और काफी कमजोर भी थी। इसीलिए घर का माहौल एक दूसरे की मदद से चल रहा था। सुबह जब मैं और अजय अपने अपने काम पर जाते तो अक्सर रास्ते में हमारी मुलाकात हो जाती थी। हम एक साथ कुछ देर तक चलते, बातें करते और फिर अपने अपने कामों की तरफ चले जाते। शाम को अक्सर हम साथ में वापस आते थे। हम कभी घर के लिए सब्जियां लेते तो कभी कोई दूसरा जरूरी सामान लेते। इन छोटी छोटी बातों में भी एक खुशी छुपी हुई थी। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था। सब लोग मिलकर घर को चलाते थे। कोई किसी पर बोझ नहीं था। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी अब खुद को अकेला महसूस नहीं करता था। मेरे और अजय के बीच में भी एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। वो मुझे समझता था और मैं उसे समझती थी। वो मेरी बातों को सुनता था और मैं उसके फैसलों में उसका साथ देती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से जुड़ गए थे, जैसे कि हम न जाने कब से एक दूसरे को जानते हों। वक्त के साथ साथ जिंदगी और भी अच्छी होती गई और अस्पताल में भी अब काफी बदलाव हो गया था। नए डॉक्टर आ गए थे, नई नई फैसिलिटीज आ गई थी। अस्पताल के नए सीएमएस ने पूरे सिस्टम को बहुत बेहतरीन कर दिया था। वहाँ कोई करप्शन नहीं था और ना कोई ना इंसाफी थी। हमारी सैलरी भी अब वक्त पर मिल रही थी और कभी कभी तो बोनस भी मिल रहा था, जिससे घर का खर्च भी बहुत अच्छे से चल रहा था। और अब ड्यूटी करते हुए बहुत अच्छा लगता था। नर्सें और डॉक्टर सभी लोग एक दूसरे के साथ अब इज्जत से पेश आते थे और काम का बोझ भी ज्यादा नहीं लगता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर कभी मुझे छुट्टी लेनी होती थी तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। मुझे आसानी से छुट्टी मिल जाती थी और इस छुट्टी के दिन की सैलरी भी मिलती थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक और खुशी आई। मैं माँ बनने वाली थी। उस वक्त मेरे दिल में बहुत सारे एहसास थे। मुझे खुशी भी हो रही थी और थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मगर अजय ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत दी। अस्पताल में भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे इस दौरान छुट्टी दी गई और मेरी छुट्टियों की सैलरी भी मुझे पूरी मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन दिनों में मैं अब घर पर ही वक्त गुजारती थी। मेरी माँ, मेरी बहन और अजय की माँ, सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। घर का माहौल हर वक्त खुशी से भरा रहता था। हर कोई दूसरे की फिक्र करता था और किसी के बीच में कोई शिकायत नहीं थी। आज जब मैं अपनी जिंदगी के इस हिस्से को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। वो अस्पताल जहाँ कभी जुल्म होता था, आज वहाँ इंसाफ और सुकून है। और वो जिंदगी जो कभी बहुत मुश्किल थी, अब आसान लगती है। अब तो लोग हमारे हॉस्पिटल और स्टाफ, डॉक्टरों, सबकी बहुत तारीफ करते हैं और वो खुशी खुशी हमारे हॉस्पिटल में आना चाहते हैं। और सबको अब इस बात पर भरोसा है कि यहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। सच भी यही है। डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाता है और डॉक्टर सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर के हाथों में अक्सर लोग अपनी जिंदगी देखते हैं और अगर वही डॉक्टर लोगों की जान की बिल्कुल भी वैल्यू ना समझे, तब तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी के साथ बिना कोई गलती किए काम करे, तो लोगों का भरोसा बनता है और उनकी दुनिया उजड़ने से बच जाती है। और आज मुझे हॉस्पिटल के हर डॉक्टर में वही भगवान दिखता है, जो मरीज को इज्जत देता है। इस कहानी की सीख ये है कि इंसानियत, ईमानदारी और सही के लिए उठाई गई आवाज कभी बेकार नहीं जाती। चाहे दुनिया में कितना भी अन्याय और लालच क्यों ना हो, एक सच्चा और बहादुर इंसान पूरे सिस्टम को भी बदल सकता है। गरीब और अमीर सबकी जिंदगी बराबर कीमती होती है और डॉक्टर या किसी भी इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत को निभाना है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज
कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, अस्पताल और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई भी संबंध नहीं है। अगर किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से कोई समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। धन्यवाद।